Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आसलोचिप एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ आपके अपने YouTube चैनल विनायक पढ़शाणा पर। और जनरल साइंस में अपन पढ़ रहे थे। देखिए, सबसे पहला जो बिंदु, सबसे लंबा बिंदु जो मान सकते थे अपन, वो अपन ने पिछली क्लास में कंप्लीट किया था दोस्तों, वो था आवर्त सारणी। और यदि आवर्त सारणी क्लियर है ना, तो आपकी कभी अब केमिस्ट्री में कतई दिक्कत नहीं होने वाली। चाहे घर बैठकर आराम से अगर अपन देखेंगे बुक्स भी कोई उठाकर, तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगी। और यदि आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आप चिंता न करें, वो देखें, उसमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से संपर्क बनाएं। और उसके अलावा जो है अपन वीडियो के अंदर ही जब जो कमेंट बॉक्स आता है उसके अंदर अपना टेलीग्राम चैनल और जो व्हाट्सएप चैनल है, जो ग्रुप है, उसकी भी आप लोगों को न्यूज़ दी है, जहाँ पर आपको PDF वगैरह की सुविधाएँ मिल सकेंगी। तो देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में अपना दायित्व है, कर्तव्य है कि अपन टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करें। और दूसरा जो टॉपिक है वो आता है परमाणु, जिसे कहा जाता है एटम। और जुड़ जाइए आप बिल्कुल धैर्य के साथ जुड़ जाइए आप मेरे साथ, क्योंकि साइंस के अंदर ये जो एटम वाला चैप्टर है, ये आपके दिमाग में चलने लग जाएगा। जब जितनी इसकी क्लासें होंगी, बड़े फोकस से आपको ध्यान देना है, दिमाग में छप जाएगा, ये मान के चलिए, अगर आप आराम से इसको टाइम देते हैं थोड़ा बहुत ही भी। तो देखिए, परमाणु शब्द की बात होगी, इतिहास की बात होगी, इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात होगी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की बात होगी, और इसके अलावा परमाणु के विभिन्न मॉडल कैसे है उनकी बात होगी। इस जो वीडियो होगा, इस चैप्टर में अपन इन सभी की बात करेंगे। और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली यदि परमाणु शब्द की बात करूं मैं भारतीय दृष्टिकोण से, तो भारतीय इतिहास में एक महर्षि कणाद नामक व्यक्ति हुए थे, जिन्होंने पहली बार भाई लोगों परमाणु शब्द का यूज किया था। उसने कैसे की, उसने क्या कहा था, उसने कुछ इस प्रकार कहा कि भाई पहले देखो, दार्शनिक क्या करता है, दार्शनिक क्या माना करता कि जो भी चीजें बनी है ना अपनी, उनमें जो पंचतत्व होते हैं उनका योगदान होता है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये कुछ तत्व माने। और महर्षि कणाद जो है, उन्होंने भी यही कहा कि जो वस्तु इस प्रकृति में उपस्थित है, बातचीत 4 चीज़ों से मिलकर बनेड़ी है भाई, जल है, वायु है, और अग्नि है, और जो ये है अपना वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है प्रत्येक वस्तु। और यानी इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने देखिए क्या कहा, सबसे पहली बात कि प्रत्येक वस्तु छोटे कणों से मिलकर बनी है। बात बिल्कुल वाजिब थी, इनकी कोई दिक्कत नहीं थी। कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे महर्षि कणाद। और इन कणों को देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, इन कणों को परम धन अणु यानी परम अणु कहा गया। कोई विशेष बात नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान से समझ सकते हैं इस बात को। अपन जो बताना चाह रहे हैं वो इस प्रकार है कि सर्वप्रथम जो महर्षि कणाद थे, उन्होंने ये बताया कि जो कोई भी यदि पृथ्वी पर वस्तु है तो वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। और इन सूक्ष्म कणों को क्या कहा? परम अणु कहा। लेकिन फिर अपन पढ़ते क्यों नहीं है भाई? इनको बात ये भी आती है। तो देखो, ये क्या थी? एक सांत्वना देने वाला काम था। कुल मिलाकर ये कह सकते हो ये एक प्रवचन था। और देखो, साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो प्रवचन से काम नहीं चलेगा। इन्होंने कह तो दिया, लेकिन इस बात को ये ना तो खुद समझे और ना ही लोगों को समझा पाए। इन्होंने तो बस दे दिया अपने हिसाब से। इन्होंने कह दिया कि मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूं मैं। रे कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूं मैं। बिछुड़ कर तुझसे कैसे जिया जाए बिना तड़पे, जो मैं खुद ही नहीं समझा
तुम्हें समझा रहा हूं मैं। बस आई बात हुई है महर्षि कणाद, कह तो दियो लेकिन सतुनुगुण बेटियों। तो देखो साइंस के अंदर आप पढ़ा तो ऐसी चीजों का कोई मोल नहीं होता है जिनके पीछे कोई प्रबल तथ्य ना हो, इसलिए महर्षि कणाद की क्या हो गई, कोई विशेष बात पर गौर नहीं किया गया। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले जो परमाणु शब्द का प्रयोग किया था वो किया था दोस्तों महर्षि कणाद ने। उसके बाद में क्या आवश्यकता हुई कि अपन परमाणु के बारे में विचार करें, तो वो सन आती है या शताब्दी देखिए आप 18वीं शताब्दी, 18वीं, ये मान के चलिए दोस्तों 18वीं और 19वीं, ये 2 शताब्दियां ऐसी रही हैं मूलतः है। अगर बात करें अपन तो 17वीं 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी तक जोड़ लीजिए, परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें हुई है। तो देखिए 18वीं शताब्दी में कुछ सिद्धांत आए और इन सिद्धांतों में क्या कहा गया, 2 सिद्धांत बड़े खास अपना महत्व छोड़ के गए और वो महत्व इस प्रकार रहा कि भाई लोगों को विचार करना पड़ा कि यार किसी भी पदार्थ की इकाई हो क्या सकती है। क्या थे सिद्धांत देखिए, एक तो आया था 1789 और देने वाले थे साहब लेवोसियर, यानी इसी लेवोसियर को दोस्तों फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं, 1789 में जो एंटोन वॉन लेवोसियर थे इन्होंने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत का बड़ा खास महत्व है, इसे कहा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए दोस्तों क्या कहा गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 1789 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अभी मैं इसकी भी बात करूंगा। और दूसरा जो नियम आया 1799 में आया और जिसे कहा गया था स्थिर अनुपात का नियम, अनुपात नियम, और ये देने वाले थे जोसेफ एल प्राउस्ट। एक ही याद रखना है, ग्रुप डी में ये प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये बता दूं प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा हुआ था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया, और प्रश्न पूछा था स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो अभी देखिए अपन चल रहे हैं हिस्ट्री, ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूं दोस्तों आपको, कोई विशेष चर्चाएं मैं इसके ऊपर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे केवल इतनी बात कर रहा हूं कि पहले तो महर्षि कणाद आए और महर्षि कणाद ने क्या कहा, परम अणु कहा, परम अणु की संख्या दी, और उसके बाद में अपन ने जो बात की वो 18वीं शताब्दी में दोबारा से कुछ खोजें हुई। 1789 में लेवोसियर ने एक सिद्धांत दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और 1799 में क्या कहा, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने। अभी मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा आपसे और वो डिस्कस होगा अपना लेवोसियर और प्राउस्ट का। थोड़ा सा ध्यान से देख लें आप, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। और जो क्वेश्चन है कैसे बनेगा दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा इस प्रकार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहली जो बात हो रही है दोस्तों वो बात हो रही है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम वास्तव में है क्या, और ये दिया किसने, तो अभी बात की थी, देने वाले का नाम था लेवोसियर और जिसे कहा था फादर ऑफ केमिस्ट्री। और यदि आपसे प्रश्न पूछे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री तो उसका आंसर होगा दोस्तों रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को क्या माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। अभी ये पूछा था अपन ने तो उसका आंसर दिया है रदरफोर्ड, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोसियर ने दिया, और लेवोसियर साहब क्या कहते हैं, किसी भी, क्या कह रहे साहब देखिए, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान सदैव समान रहता है, इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना है। सीधी बात कही है अपन ने
कोई नई बात तो की नहीं है इसमें। देखिए किसका संरक्षण करना है, द्रव्यमान का। तो यानी जब भी रिएक्शन होगी तो दो चीजें देखेंगे अपन, एक अभिकारक, अभी एक तो होगा अभिकारक और एक होगा उत्पाद, दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर रखूं मैं, ये अपन ने क्या किया, एक AgNO3 ली सिल्वर नाइट्रेट, उसके अलावा प्लस अपन ने ले लिया एक NaCl, और इसकी जब रिएक्शन हुई तो ये बना AgCl प्लस NaNO3। तो यहां पर इनके द्रव्यमान में जितना द्रव्यमान इधर था, जितना द्रव्यमान था इधर, उतने का उतना द्रव्यमान ही मिलेगा आपको इधर। और इसी नियम को क्या कहा जाता है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो सबसे पहली बात अपन ने क्या समझी, वो बात ये थी कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान सदैव समान रहता है, इसे कहते हैं लेवोसियर। आपको याद जो रखना है यहां से, वो ये नाम याद रखना है, पूछ सकता है एग्जाम में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। और इसके बाद में जो दूसरा नियम है दोस्तों, वो आता है द्रव्यमान संरक्षण का, केवल इतना, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद में अपन दूसरा नियम चलेंगे, स्थिर अनुपात का नियम। अब वो क्या है, वो भी अपन समझेंगे अभी। स्थिर अनुपात का नियम और स्थिर अनुपात के नियम की चर्चाएं अपन कर लेते हैं। बात करेंगे अब दूसरा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ाया अपन ने, वो किसने दिया था, लेवोसियर। अभी बात की थी इसके बारे में। और दूसरा जो नियम है वो अपन पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो सबसे ज्यादा मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अगर प्रतिपादन के हिसाब से देखें अपन, तो वो स्थिर अनुपात के नियम से पूछे गए हैं। अपन दूसरा नियम पढ़ेंगे, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। और स्थिर अनुपात के नियम के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो ये किसने दिया था, आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, प्राउस्ट ने। अब क्या कर रहे थे प्राउस्ट साहब, ये बता रहे थे कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और कोई यौगिक बनता है, तो उस यौगिक में जो तत्व उपस्थित है, देखो यौगिक कब बनेगा, जब तत्व जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक बार मैं जनरल बता रहा हूं, ये कोई A तत्व है, ये B तत्व है, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, C यौगिक बनाया। तो ये C में क्या है, इनका स्थिर अनुपात है ना, इन तत्वों का, ये जो तत्व है, इन तत्वों का रेशियो यानी अनुपात निश्चित होगा। कैसे निश्चित होगा वो मैं बता देता हूँ। मान लो C बनाने के लिए अपने को 2 तो A चाहिए, और मान लीजिए 5 क्या चाहिए, तो इनका अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 2:5। यहां से क्या कहना चाहता हूं मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि आपको C बनाना है तो आपको A और B 2:5 में लेने पड़ेंगे। यदि आप यहां पर प्रेजेंट यहां बनाओगे C, तो आपको अनुपात 2:5 ही लेना पड़ेगा। आप चंद्रमा पर जाकर भी C बनाओगे तो वहां पर भी अनुपात क्या होगा, 2:5 ही। आप चाहे किसी ग्रह पर दुनिया में कहीं चले जाइए, यदि आपको वो C बनाना है तो A और B का अनुपात क्या होगा, 2:5। समझ में आया होगा। इसे ही क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। क्या है स्थिर अनुपात का नियम, समझेंगे फिर से। मैं इसको भाषा देने का प्रयास करता हूं। आइए भाई, किसी यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। जैसा नाम है वैसी है दोस्तों परिभाषा। अब ध्यान से देखो भाई, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जो एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे ना वो एग्जांपल दे रहा हूं। अपन बात करें H2O, जल, और जल के लिए देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इनके मान लीजिए आप बाहु का औसत देख लो एक बार, बाहु का औसत देखोगे ना तो क्या होगा, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, ऐसे तो लिखते हैं 1H1। जबकि ऑक्सीजन की बात करोगे ना आप, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8 और भार होता है 16। तो भारों के हिसाब से अनुपात निकालते हैं। 2 तो है हाइड्रोजन, इनका 1 है द्रव्यमान, 2 एकम 2 योग। जबकि ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का 16। तो यहां से जब आप रेशियो निकालोगे काट कर, और इतना तो आता ही होगा काटना पीटना, ये
1:8। अब देखिए H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात दोस्तों कितना है, 1:8 है। अब चाहे आप ये पानी चांद पर बना रहे हो, चाहे बुध ग्रह पर बना रहे हो, चाहे पृथ्वी पर बना रहे हो, चाहे समुद्र तल के नीचे बना रहे हो, चाहे अंतरिक्ष में बना रहे हो, जब भी जल बनाना पड़ेगा क्या लेना पड़ेगा, जल और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रखना पड़ेगा, 1:8। वो अपनी इसे ही कहते हैं स्थिर अनुपात। एक एग्जाम्पल और समझ सकते हैं अपन, जैसे CO2 है, कार्बन का कितना होता है, नंबर होता है कार्बन का 6, तो 6 दूनी द्रव्यमान कितना हो गया, 8। ऑक्सीजन का कितना है दोस्तों, अभी लिखा 16, 2 ऑक्सीजन और 16 गुना 32, काट सकते हैं 4 या 12, 4 गुणे 32, 3 अनुपात कितना हो गया, 8। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो द्रव्यमान है ये भी क्या है दोस्तों, हमेशा फिक्स है, निश्चित है। तो ये दो नियम है। सबसे पहले क्या देखिए, इतिहास में फिर दोहराऊं, महर्षि कणाद ने ये कह दिया प्रत्येक पदार्थ छोटी छोटी इकाइयों से बना हुआ है जिन्हें अपन परमाणु कहते हैं। फिर कौन सा है, परमाणु का विचार क्यों आया, लोगों ने क्यों परमाणु पर विचार किया, 2 सिद्धांत इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक तो लेवोसियर का जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, उसके बाद में ये था स्थिर अनुपात का नियम। और जैसे ही स्थिर अनुपात का नियम आया, ये दिमाग में बनना चालू हो गया कि यार ये यौगिक बन रहे हैं, तो यौगिक क्यों बन रहे हैं, बनने के लिए देखिए कोई भी बड़ी चीज बनानी है तो छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता होगी। तो इनको यदि अपन यौगिक को तोड़ते जाए तो छोटी जो चीजें मिल रही है वो छोटी चीजें कैसी है, और इस आधार पर जो बातें हुई वहां से जो थ्योरी निकल कर आई नहीं, और वो थ्योरी किसकी निकल कर आई, परमाणु की। दोस्तों मैंने क्या कहा है, ये बात थी दोस्तों, मैं डेस्टन लिख देता हूं यहां पर, ये बात थी 1789 की, और ये बात थी दोस्तों 1799 की। और इसी के 3-4 साल बाद में एक नाम आता है जिसने केमिस्ट्री को हिलाकर रख दिया दोस्तों, और वो कौन सा है भाई, एक बार बताएं आप कमेंट के द्वारा कि ऐसा कौन सा नाम था जिसने पूरी केमिस्ट्री को हिलाकर रख दिया, कौन सा नाम है भाई। देखिए दोस्तों वो नाम क्या था, अभी आप इस पर चिंता न करें, वो नाम आता है सन 1803। जॉन डाल्टन आए और इन डाल्टन ने पूरी केमिस्ट्री को हिलाकर रख दिया, क्योंकि डाल्टन ने दिया एक सिद्धांत जिसे कहा जाता है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। और दोस्तों ये जो होगा परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत डाल्टन का, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।